नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीड से संबंधित साइकोलॉजी की अंतिम यूनिट नंबर 5 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे और इस यूनिट को हम 2 पार्टों में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें NCF 2005 और RTI 2009 और इवेल्युएशन जैसे क्वेश्चन इसके अंतर्गत हम करने जा रहे हैं। तो शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड चैनल पर आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर उपलब्ध होंगे और स्टडी मेंटर चैनल पर भी आपको जीके से संबंधित और हिंदी से संबंधित बहुत से वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण के निर्देशक सिद्धांतों का असत्य प्रस्ताव कौन सा है? तो ये NCF की बात हो रही है। तो ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, या फिर पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, या फिर पाठ्यचर्या का निर्माण इस तरह से हो कि बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध हो सके, या फिर परीक्षा को अधिक कठोर बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो इसमें जो असत्य प्रस्ताव है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या परीक्षा को अधिक कठोर नहीं बल्कि लचीला बनाना इसका उद्देश्य है। तो अगर परीक्षा लचीली होगी तो विद्यार्थी जो है वो उसको आसानी से ग्रहण कर सकेगा और उसको कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये तीनों जो हैं, अंतिम तीनों, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमन से निगमन, ज्ञात से अज्ञात, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इनको शिक्षण सूत्र भी कहा गया है। नंबर 1 जो है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, यह एक सामान्य सिद्धांत है। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से असंगत मेल कौन सा है? तो बेसिक शिक्षा का संबंध महात्मा गांधी से, किंडरगार्टन का संबंध मारिया मोंटेसरी से, बिनेटिका विधि का संबंध कार्लटन बासबर्न से, और डोल्टन योजना का संबंध कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट से। तो इसमें जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर 2। किंडरगार्टन का संबंध मारिया मोंटेसरी से नहीं है बल्कि फ्रोबेल से है। तो फिर मारिया मोंटेसरी का संबंध किससे है? वो शास्त्रीय विधि से है। अगला क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है, ग्रेड प्रदान करना, या फिर छात्रों की प्रगति पर गौर करना, एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, या फिर छात्रों की समझ का पता लगाना, या शिक्षक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। तो इसका जो उद्देश्य वो है छात्रों की प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट है। ग्रेड प्रदान करना जो है यह संकलात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। फिर नीचे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं, ये हम देख लेते हैं। सतत व समग्र मूल्यांकन जो है यह छात्रों की भावी सफलताओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है। इसके द्वारा हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं और छात्र की कमजोरियों का निदान भी इसके अंतर्गत किया जाता है कि बच्चे में किस प्रकार की कमजोरी है, उसका उपचार किया जाता है। मूल्यांकन की जो प्रकृति है वो उपचारात्मक, निदानात्मक व रचनात्मक होती है। तो मूल्यांकन की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, उपचारात्मक, निदानात्मक व रचनात्मक। मूल्यांकन प्रक्रिया जो है यह सकारात्मक होती है। इसका
मापन जो होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। तो मूल्यांकन का जो मापक होता है वो किस प्रकार का होता है? मापन गुणात्मक और मात्रात्मक। मूल्यांकन का जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या है? छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों की दिशा, प्रकृति व स्तर का पता लगाना, ये इसका मुख्य प्रयोजन है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी बच्चे के अंकों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, कि हम कितनी भी बार उसकी मूल्यांकन पुस्तिका को जांचें उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वो परीक्षा किस प्रकार की होती है? वैधता, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ या फिर व्यापक। तो ये परीक्षा कहलाती है विश्वसनीय परीक्षा, कि कितनी बार भी मूल्यांकन कर लो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ये विश्वसनीय कहलाता है। फिर वैधता क्या होती है? इसमें निश्चित योग्यता की जांच की जाती है। और वस्तुनिष्ठ क्या होता है? इसमें जांच जो होती है वो निष्पक्ष होती है, किसी प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं किया जाता। और व्यापक का मतलब क्या है? ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होता है। उपलब्धि परीक्षण में शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण कौन सा होता है? तो उपलब्धि परीक्षण से संबंधित ये प्रश्न है, प्रमापीकृत या अप्रमापीकृत या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण जो है ये दो प्रकार का होता है, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। तो शिक्षक द्वारा जो निर्मित होता है वो होता है अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत जो होता है ये विशेष शिक्षकों द्वारा निर्मित होता है, इसको मानकीकृत परीक्षण भी कहा जाता है। और इसमें छात्रों की जो उपलब्धि है उसको विश्वसनीय रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान से असंबंधित कथन कौन सा है? तो यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित गलत कथन बताना है। त्वरित चिंताजनक समस्या पर यह केंद्रित होता है, या फिर क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है, या फिर व्यवहारिक समस्या के समाधान में ये सहायक होता है, या फिर रचनात्मक प्रतिक्रिया में खुला परिवर्तन होता है। तो इसका जो असंबंधित गलत कथन है वो है क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में ये सहायक नहीं होता। बाकी तीनों कथन इससे संबंधित सत्य हैं। तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर 4। एस.एम. कोरे के द्वारा 1953 को शिक्षा में इस क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिष्ठित किया गया था। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो ये भारत में कब लागू हुआ? 20 जुलाई 2009 या फिर 4 अगस्त 2009 या फिर 28 अगस्त 2009 या फिर 1 अप्रैल 2010। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो 2009 का अधिनियम है ये 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू हुआ था। 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, वहाँ से ये पास होकर लोकसभा में गया और लोकसभा ने 4 अगस्त 2009 को इस प्रस्ताव को पास कर दिया। फिर ये राष्ट्रपति के पास पहुँचता है और राष्ट्रपति ने 28 अगस्त 2009 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है और ये आर्टिकल 21A से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को किस गैर शैक्षणिक कार्य के लिए अभियोजित नहीं किया गया? कि शिक्षक का कार्य केवल शिक्षा प्रदान करना है, उसे कौन से गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा? तो ये RT धारा 27 में कहा गया है। मतदान कार्य, पोलियो जागरूकता कार्य, जनगणना कार्य या फिर आपदा प्रबंधन कार्य। तो इसका राइट ऑप्शन है पोलियो जागरूकता कार्य में शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा, ये धारा 27 कहती है। अध्याय नंबर 4 जो है ये विद्यालय व शिक्षक के दायित्व इसमें बताए गए हैं। इसमें ये शामिल है धारा 12 से लेकर 28 तक। 12 से लेकर 28 तक जो धाराएं हैं ये अध्याय 4 में है और इसमें विद्यालय व शिक्षक के दायित्व बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, RTE के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षा में एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य घंटे कितने
होते हैं। तो ये उच्च प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है। 200, 220, 800 या फिर 1000। तो उच्च प्राथमिक कक्षा के जो शैक्षणिक वर्ष में कार्य घंटे हैं वो हैं 1000। और अगर दिनों की बात करें तो उच्च प्राथमिक कक्षा में दिनों की संख्या 220 होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। और जो प्राथमिक कक्षा का शैक्षणिक वर्ष है उसमें घंटे 800 होते हैं और दिन 200 होते हैं। तो ये राइट टू एजुकेशन के तहत इसको बताया गया है। प्राथमिक कक्षाओं में 800 घंटे व 200 कार्य दिवस होते हैं और उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे व 220 कार्य दिवस होते हैं। अगला है उच्च प्राथमिक कक्षा में शिक्षक व छात्र का अनुपात कितना है, कि एक शिक्षक के साथ कितने छात्र होने चाहिए। तो ये अनुपात उच्च प्राथमिक कक्षा में कितना होना चाहिए। तो एक अध्यापक 40 छात्र या एक अध्यापक 35 छात्र या एक अध्यापक 30 छात्र या इनमें से कोई नहीं। तो उच्च प्राथमिक में यह अनुपात होना चाहिए एक अध्यापक और 35 छात्र, कि 35 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए। और 40 छात्रों पर एक अध्यापक की बात कही गई है प्राथमिक कक्षा में, कक्षा 1 से लेकर 5 तक में। और जो प्राथमिक कक्षा में 200 प्लस छात्र हो जाते हैं, कि 200 से अधिक अगर छात्र हो जाते हैं प्राथमिक कक्षा में कक्षा 1 से लेकर 5 तक, तो उसमें जो अनुपात हो जाएगा शिक्षक छात्रों का, तो वो हो जाएगा एक शिक्षक और 30 छात्र। प्राथमिक कक्षा में 150 प्लस छात्र होने पर 5 शिक्षक व 1 प्रधानाध्यापक हो जाता है। और प्रति सप्ताह अगर कालांश की बात करें तो 45 कालांश एक शिक्षक के प्रति सप्ताह में होने चाहिए। विद्यालय मानक धारा जो है वो 19 और 25 में ये वर्णित है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षक का कौन सा कर्तव्य नहीं माना गया, कौन सा कर्तव्य शिक्षक का इसमें से नहीं है। निश्चित समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना, समय का पाबंद होना, व्यक्तिगत ट्यूशन में स्वयं को व्यस्त रखना, नवीनतम शिक्षण प्रविधियों का ज्ञान होना। तो इसमें जो नहीं है वो है व्यक्तिगत ट्यूशन में स्वयं को व्यस्त रखना, ये शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। ये धारा 28 में ये बात कही गई है कि कोई भी अध्यापक व्यक्तिगत ट्यूशन नहीं करवाएगा। शिक्षक के दायित्व या कर्तव्य जो हैं यह धारा 24 में वर्णित हैं, जो शिक्षक के कर्तव्य हैं। और ट्यूशन वाला धारा 28 में वर्णित है, बाकी तीनों धारा 24 में वर्णित है। राइट टू एजुकेशन की किस धारा के अंतर्गत दुर्बल व अलाभान्वित समूह के बालकों के लिए निजी विद्यालयों में 25% का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये धारा 12 में कही गई है, या धारा 13 में ये बात कही गई है, या धारा 14 या धारा 17। तो कौन सी धारा के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि 25% जो सीट है वो गरीब व अलाभान्वित समूह के बालकों के लिए निजी विद्यालयों में रखी जाएगी। तो ये धारा 12 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। धारा 13 में क्या कहा गया है कि स्कूल छात्र से स्कूल फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना विद्यालय को देना होगा। और प्रथम बार अगर ये गलती हुई तो 25,000 रुपये, दूसरी बार गलती हुई तो 50,000 रुपये, और तीसरी बार अगर इस प्रकार की गलती पकड़ी गई तो स्कूल की जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। धारा 14 में क्या कहा गया कि आवश्यक प्रमाण पत्र न होने पर भी छात्र को विद्यालय में प्रवेश देना होगा, ये धारा 14 कहती है। धारा 17 क्या कहती है कि छात्र को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। फिर नीचे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, समस्या का समाधान ढूंढना। शिक्षा में इसका प्रयोग, किसका, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सबसे पहले बकिंघम महोदय ने 1926 में किया था। इसका जो प्रथम सोपान है वो समस्या की पहचान करना होता है, और इसका जो अंतिम सोपान है वो निष्कर्ष निकालना होता है। राजस्थान में विद्यालय नामांकन व छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए 15 अगस्त 2008 को मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी, ताकि छात्रों का नामांकन और उपस्थिति बढ़ाई जा सके। मई 1998 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
आयोजित किया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक से क्या तात्पर्य है कि शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन ही इसके अंतर्गत होता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है परिमाण व प्रगति की जांच करना। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सही है? संकलित आकलन छात्रों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। संकलित आकलन अनुदेशन की प्रक्रिया के दौरान होता है, या फिर संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता है, या फिर संकलित आकलन औपचारिक आकलन होता है। तो इसका जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4। संकलित आकलन जो है वो औपचारिक आकलन होता है, न कि अनौपचारिक। संकलित आकलन जो है वो अनुदेशन की प्रक्रिया के दौरान नहीं होता बल्कि अंत में होता है। संकलित आकलन छात्रों की कठिनाइयों के निदान पर बल नहीं देता बल्कि उनकी कमजोरियों को ढूंढता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सर्वप्रथम पद कौन सा आता है? तो शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया होती है, उसमें जो पद आते हैं उसमें सर्वप्रथम नेतृत्व है, संगठन, नियोजन या नियंत्रण, इनमें से कौन सा आता है? तो इसमें जो नियोजन है वो सबसे पहले आता है कि हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। सतत व व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ सतत व व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन छात्रों के सभी पक्ष इसमें शामिल किए जाते हैं। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रविधियां इसमें प्रयुक्त होती हैं। निदानात्मक मूल्यांकन इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो ऑप्शन 4 है। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन को शामिल किया जाता है, तब ये राइट हो जाएगा। नहीं आने से ये गलत हो गया। एक आक्रामक छात्र जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करता है तो उसे किस प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर अभिप्रेरणात्मक? जो आक्रामक छात्र है उसको आवश्यकता होती है भावात्मक मदद की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। छात्रों की रटंत प्रवृत्ति को रोकने के लिए छात्र को किस प्रकार के प्रश्न उससे पूछने चाहिए? निबंधात्मक, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय या फिर वस्तुनिष्ठ? तो रटंत प्रवृत्ति को कम करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें रटने की प्रवृत्ति गौण हो जाती है। ये सत्य होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं, व्यापक होते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? लैंगिक मुद्दे, किशोर मुद्दे या फिर दोनों या सभी स्तर के छात्रों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों की त्रुटियां निकालना या फिर छात्रों की होने वाली कमियों का निदान व उपचार करना, कि सीखने में जो कमियां हुई हैं उनका निदान व उपचार करना, छात्रों की उपलब्धि मापना, या यह निर्णय लेना कि छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है? सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उनका उपचार करना। हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना का तीसरा पद कौन सा है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने पंचपदीय विधि लागू की थी, तो उसमें तीसरा पद पूछा है। प्रयोग, सामान्यीकरण, तुलना और संबंध या फिर प्रस्तुतिकरण? तो इनका जो पहला पद था वो था प्रस्तावना, दूसरा पद था प्रस्तुतिकरण और तीसरा जो पद था वो था तुलना और संबंध। चौथा पद था सामान्यीकरण और पांचवा पद था प्रयोग। और जो हर्बर्ट हैं इनको स्मृति स्तर का प्रवर्तक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शिक्षण का कौन सा चर है? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर या फिर सभी? तो पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षण का मध्यस्थ चर माना जाता है। स्वतंत्र चर जो होता है वो शिक्षक होता है, अध्यापक होता है। आश्रित चर जो होता है वो छात्र या विद्यार्थी होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से
संबंधित है। तो कार्य सूचक क्रिया को परिभाषित करना ये किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान से, बोध से, प्रयोग से या फिर विश्लेषण से? तो ये ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है? पहचानना, प्रत्यास्मरण करना, मिलान करना, अभिज्ञान, मापन, सूची। तो ये ज्ञान के अंतर्गत आते हैं पहचानना, प्रत्यास्मरण, मिलान, अभिज्ञान, मापन और सूची। और बोध के अंतर्गत क्या आते हैं? व्याख्या, पुनर्लेखन, औचित्य सिद्ध और सामान्यीकरण, ये बोध के अंतर्गत आते हैं। प्रयोग के अंतर्गत क्या आते हैं? प्रदर्शन, खोज, भविष्यवाणी, तैयारी, गणना, ये प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। विश्लेषण के अंतर्गत क्या आते हैं? पृथकीकरण, विभेदीकरण, संबंध स्थापना या आलोचना। तो इसका राइट ऑप्शन तो था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ दिए गए। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण स्तर से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? स्मृति में आता है तुलना, व्याख्या, अंतर। बोध में आता है रटंत प्रणाली। चिंतन में आता है किशोरावस्था का मानसिक स्तर। या फिर ये सभी सत्य हैं कि इनको देखना है कि ये उचित है या नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन सत्य जो है वो है ऑप्शन थर्ड। चिंतन जो है ये किशोरावस्था का मानसिक स्तर इसके अंतर्गत होता है। स्मृति जो है ये रटंत प्रणाली पर आधारित है। बोध जो है ये तुलना, व्याख्या, अंतर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये राजस्थान की बात हो रही है। तो 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 29 मार्च 2011, 1 अप्रैल 2009। तो ये 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में ये अधिनियम लागू हुआ था। ये लागू तो हो गया था 1 अप्रैल 2010 को ही, मगर इसमें कुछ संशोधन करके राजस्थान ने 1 अप्रैल 2011 को इसको लागू किया था। और 1 अप्रैल 2010 को ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू हो गया था। और जो 29 मार्च 2011 को क्या हुआ था? राजस्थान द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई और 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान ने इसे लागू कर दिया था। सर्वप्रथम किस रिपोर्ट के आधार पर बिना शिक्षा बोझ के सूत्र को प्रस्तुत किया गया कि शिक्षा जो है वो बिना बोझ के हो, मगर किसमें कहा गया है कि बस्ते का भार कम हो? यशपाल समिति 1993 में ये अनुशंसा की गई, या एनसीएफ 2005 में ये बात कही गई, या कोठारी आयोग 1964 में बताया गया, या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1986 में ये अनुशंसा की गई? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। यशपाल समिति 1993 में जो गठित हुई थी उसमें बिना बोझ की शिक्षा पर बल दिया गया। ये रिपोर्ट 2000 में प्रस्तुत की गई थी। और एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया कि सार्वभौमिक शिक्षा पर इसमें बल दिया गया। पर्यावरण पोषण व शांत जीवन शैली इसमें अपनाई गई। कोठारी आयोग में नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में ज्ञान की अवधारणा विस्तृत की गई। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार इसमें कितने अध्याय, कितनी धाराएं व कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें जो अध्याय हैं वो तो 7 हैं, धाराएं जो हैं वो 38 हैं, अनुसूचियां जो हैं वो 1 है। तो इसका थर्ड जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत आरटीई को लागू करने वाला 135वां देश बन गया। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नीचे दिए गए हैं, ये हम देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों के अर्जित ज्ञान के मापन के लिए उपलब्धि परीक्षण का आयोजन किया जाता है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम की समाप्ति पर उपलब्धि परीक्षण आयोजित होता है। इसका प्रयोग केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं होता, बल्कि डॉक्टरों व इंजीनियरों के द्वारा भी उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कारण विश्वसनीयता एवं वैधता होती है। इसमें जो उद्देश्य हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं। उपलब्धि परीक्षण के 2 भेद होते हैं, एक मानकीकृत जिसको सामान्य व विशेष माना जाता है, एक अप्रमाणीकृत जो आत्मनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें अप्रमाणीकृत में मिलान, सत्य असत्य, पूर्ति, विकल्प, चयन, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
के जो सोपान हैं वो क्या हैं? आवश्यकता का अनुभव करना, लक्ष्य देखना, प्रयास करना और लक्ष्य प्राप्ति करना, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सोपान हैं। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या हैं? तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। और करके सीखने का सिद्धांत, स्व अभिव्यक्ति व सृजनात्मकता का सिद्धांत, पुरस्कार व दंड का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, तो ये सभी शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। शिक्षण व्यूह रचना क्या है? इसमें शिक्षक द्वारा तैयार कौशलपूर्ण व्यवस्था जो छात्रों में उद्देश्यों के अनुसार परिवर्तन लाने के लिए की जाती है, तो ये शिक्षण व्यूह रचना होती है। ड्रेकाली विधि क्या होती है? इसमें मानसिक रूप से विकृत छात्रों के लिए ये प्रयुक्त होती है। प्रातःकाल इसमें भाषा का ज्ञान दिया जाता है और शाम को इसके अंतर्गत संगीत की शिक्षा दी जाती है। मॉन्टेसरी विधि जो है ये खेल द्वारा इंद्रिय प्रशिक्षण पर अधिक बल देती है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार किस धारा में पाठ्यक्रम मातृभाषा में करने का प्रावधान किया गया है? 12 से 28, 29, 30, 31, तो कौन सी धारा में पाठ्यक्रम जो है वो मातृभाषा में करने का प्रावधान है? वो है धारा 29। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। धारा नंबर 12 से लेकर 28 तक इसमें विद्यालय व शिक्षक के दायित्व दिए गए हैं। और धारा जो 30 है इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है। धारा 31 कहती है कि निःशुल्क बाल अधिकारों की जांच इसके अंतर्गत दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक एवं शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी सभी अधिकारियों एवं अभिभावकों को यह जानना आवश्यक है कि बच्चे ने सटीक रूप से कक्षा में क्या सीखा है। तो ये परिभाषा किससे संबंधित है? क्रियात्मक शोध से या उपलब्धि परीक्षण से या सीखने के प्रतिफल से या फिर मूल्यांकन से। तो ये परिभाषा है सीखने के प्रतिफल से कि बच्चे ने क्या सीखा है। तो अभिभावक को ये जानना आवश्यक है कि बच्चे ने क्या सीखा है। आगे है एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इसमें 16 सदस्य होते हैं, 7 महिला सदस्य होते हैं, 3/4 सदस्य अभिभावक होते हैं या फिर ये सभी सत्य हैं। तो एसएमसी जो है इसमें 50% महिला सदस्य होती हैं। तो इसमें 50% 7 नहीं बल्कि 8 होता है, इसीलिए ये ऑप्शन सत्य नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सत्य हैं। अध्याय 4 की धारा 21 में ये बात कही गई है और इसकी जो बैठक है वो अमावस्या को होती है और इसके जो अध्यक्ष है वो अभिभावक होता है। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो ये बताना है एनसीएफ 2005 की रूपरेखा से संबंधित गलत कथन। छात्रों को अपने परिवेश व संस्कृति का ज्ञान कराया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों का आकलन दैनिक गतिविधियों व शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर होना चाहिए। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान का निर्माण करना है या फिर सूझ के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण कर बोझ को कम करना है। तो इससे संबंधित जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर 2। उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं बल्कि पूर्व प्राथमिक स्तर के छात्रों का आकलन जो है वो दैनिक गतिविधियों व शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर होना चाहिए। छात्र का चहुमुखी विकास भी इसके अंतर्गत किया जाता है। आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ये हम देख लेते हैं। डॉल्टन विधि जो है ये इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से विषय प्रयोगशाला में जाकर कार्य करता है। इसको ठेका प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें जो शिक्षक होता है वो सहायक के रूप में कार्य करता है। बिनेटिका विधि जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल देती है और इसमें उच्चारण का अभाव होता है। किंडरगार्टन विधि जो है ये खेल के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए 20 प्रकार के उपहारों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। शिक्षक को इसके अंतर्गत माली, छात्र को पौधे व विद्यालय को बगीचा बताया गया है। बेसिक विधि जो है ये इसमें शिक्षण का जो माध्यम है वो मातृभाषा
होती है। आरटीई कानून के तहत उच्च प्राथमिक स्तर तक फैल नहीं करने की व्यवस्था का अंत किया गया। एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी, शिक्षक और शिक्षार्थी, ये द्विमुखी प्रक्रिया एडम्स ने मानी है। शिक्षक को छात्रों की प्रवृत्तियों, रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं और आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।